अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वर्सेस, और उसमें हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन ETF की। अब ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहले ETF समझ लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हमारे अगले मेहमान के साथ हम बिटकॉइन ETF भी समझेंगे। तो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो एक पर्टिकुलर एसेट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है या उसे मिमिक करती है, कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो गोल्ड की परफॉर्मेंस को मिमिक करते हैं, लिंक्ड होते हैं गोल्ड के साथ। अब उसी तरीके से जो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को मिमिक करे वो बिटकॉइन ETF उसे कहा जा सकता है। लेकिन ये एक रफ डेफिनेशन होगी, डिटेल में हमारे जो मेहमान हैं वो आपको समझा पाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहास नागपाल, ये लेखक हैं द फ्यूचर मनी प्लेबुक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहास हमारे इस खास शो में। तो सबसे पहले ब्रीफली अगर आप ETF के बारे में बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वर्सेस की तरफ, जहां बिटकॉइन और बिटकॉइन ETF के बीच में आप अंतर समझा सकते हैं। जरूर। तो अरुण जी, जो ETF होता है या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप सोच सकते हैं एक म्यूचुअल फंड जैसा है। तो म्यूचुअल फंड जब मैं खरीदता हूं एक आम आदमी की तरह, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग शेयर नहीं खरीदने होते। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट ले लेता हूं और कोई और है जो एक्चुअली वो शेयर को संभालता है मेरे लिए। तो ETF भी एक तरह से एक म्यूचुअल फंड जैसा होता है। तो हमें वो होल्ड नहीं करना पड़ेगा बिटकॉइन, कोई और खरीद के रखेगा हमारे लिए। चलिए, अब आप हमें बता दीजिए कि जो बिटकॉइन ETF है उसके बीच में और बिटकॉइन के बीच में क्या अंतर है, बिकॉज वही सेगमेंट का नाम है वर्सेस। जरूर। तो 4 अंतर है। तो सबसे पहली बात है, जब आपको बिटकॉइन खरीदनी पड़ती है तो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज में जाना पड़ता है। आप वहां अलग से KYC कीजिए, बैंक अकाउंट को लिंक कीजिए और वहां से खरीदिए। पर ETF जो होता है वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में भी मिलता है। तो अगर जो ऑलरेडी स्टॉक इन्वेस्टर हैं, उनके पास KYC किया है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के साथ टाई अप है, तो उन्हें फिर से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। तो ये हुआ वर्सेस 1। सेकंड जो पॉइंट होता है, जब आप डायरेक्टली बिटकॉइन खरीदते हैं तो वो बिटकॉइन आपकी वॉलेट में आता है और आपकी प्राइवेट की के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जो ETF होता है वो ऐसा सोचिए, वो एक डेरिवेटिव है। जो ETF चला रहा है, जरूरी नहीं है कि उसने भी बिटकॉइन खरीद के रखने हैं। उसने बिटकॉइन के डेरिवेटिव या फ्यूचर खरीद के रखे होंगे और उस बेस पे, जैसे आपने पहले भी बोला, पेग करता है वो ETF को। तो 10 बिटकॉइन उसके पास जरूरी नहीं है कि उसने पूरे 10 खरीद लिए हैं। उसने उनके 10 डेरिवेटिव खरीदे हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको पेग करके ETF दे रहा है। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो होता है वो शॉर्ट सेलिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन के वैल्यू गिरने वाली है, सपोज $60,000 है, आपको लगता है 40,000 होने वाली है, तो आज आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास बिटकॉइन है आप उसको बेच सकते हैं। पर अगर आप ETF के रास्ते जाएंगे तो जो बिटकॉइन आपके पास है भी नहीं, आप वो भी बेच सकते हैं। इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो मुझे लगता है बिटकॉइन गिरने वाला है, मैं 10 बेच देता हूं, मेरे पास है नहीं पर मैं बेच देता हूं, और जब रेट गिरता है मैं वापस मार्केट से खरीद लेता हूं और वो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देता हूं। तो दाम गिरने पे भी मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो चीज है आप नॉर्मल क्रिप्टो मार्केट में नहीं कर सकते, सिर्फ ETF में कर सकते। और वहीं जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी भी आप अगर हमें बात बता दें कि जो कॉम्प्लिकेशन के मामले में दोनों एक यूजर के लिए कहां पर स्टैंड करते हैं। जरूर। तो एक नॉर्मल यूजर के लिए एक्चुअली खरीद के बिटकॉइन रखना रिस्की होता है, क्योंकि गलती से भी अगर आपने अपनी ऐप डिलीट कर दी या किसी ने हैक कर दिया और आपने बैकअप नहीं लिया तो आपके बिटकॉइन गए। पर ETF में ये आपको रिस्क नहीं होता है, आपको इतनी सिक्योरिटी प्रिकॉशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि कोई और आपके लिए ये मैनेज करने वाला है। तो ETF काफी इजी हो जाता है, सिंपल। अब इसे रोहास इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ETF जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है उसमें, और इंडिया में वैसी रेगुलेशन जो है अभी आने बाकी हैं। तो इंडिया में बैठा हुआ यूजर अगर ETF में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, पहला सवाल तो ये, और अगर हाँ तो कैसे। जरूर। तो जैसे इंडिया के लोग आज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप Amazon, Google, नेटफ्लिक्स के शेयर अमेरिका से भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो RBI ने जो लिमिट्स दी हैं कि एज एन इंडियन आप कितनी फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको उससे कंप्लाई करना है और उसके बाद आप आराम से वो खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अगर आप हमारे दर्शकों को वो भी बता दें, जो एक अहम फैसला US के SEC ने लिया है
तो उसकी बदौलत ही ईटीएफ की इतनी ज्यादा कॉन्वर्जेशन हो रही है। अगर आखिर के कुछ सेकंड में अगर आप वो भी हमारे दर्शकों को बता पाए। हाँ जी, तो ये दुनिया का एक्चुअली यूएस का पहला लीगली रिकग्नाइज्ड ईटीएफ है। तो जैसे इंडिया में सेबी है, वहां पे एसईसी है, तो उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है और चांसेस है कि अब आगे में और भी अलग अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसी के फंड्स को अप्रूवल मिलेगा और इससे काफी बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर्स को और खासकर क्रिप्टो मार्केट को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेहद खूबसूरती से आपने जो अंतर है वो समझा दिया।